Hello, this is GeoHawks Academy, and let's start our chapter 3 and part 4 of energy and minerals and power resources. Okay, so हम नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहे थे। कन्वेंशनल रिसोर्सेज के बारे में हमने पहले वीडियो में पढ़ा। सो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स बेसिकली आज वो रिसोर्स हैं जिनकी की तरफ मतलब ये कह सकते हैं कि पूरा वर्ल्ड देख रहा है, क्योंकि हमने जो जिन कन्वेंशनल रिसोर्सेज की बात करी मैंने उसको पहले बताया कि दैट आर द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। उनको रिन्यू नहीं कर सकते हैं, बट जो नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज है उनका जो इम्पोर्टेंस है वो इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि पहला नंबर तो ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है, इसके अलावा लेस पॉल्यूशन क्रिएट करता है। एंड नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है दैट इज अनलिमिटेड, और उसके अलावा इसको रिन्यू किया जा सकता है। सो जो नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज हैं वो इसलिए डे बाय डे जो है इम्पोर्टेंट होते चले जा रहे हैं। तो इनमें जो फर्स्ट था वो है आपका सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी की अगर हम देखें तो सोलर एनर्जी का सिंपल मतलब है कि दैट एनर्जी जो कि हमारी सन से डायरेक्टली आ रही है। ओके, द सोलर एनर्जी मीन्स वो एनर्जी जो कि सन से हमें मिल रही है। ओके, तो सन से जो एनर्जी मिल रही है उसको किस फॉर्म में, देखिए जैसे ये आप देख रहे हैं दैट इज द सोलर पैनल, जो आपने जनरली बहुत सारे छतों पर देखा होगा, या आपने अपने आसपास के कई एरिया में या आप कुछ जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जोन में आप इस तरह के पैनल्स देख रहे होंगे। इसमें क्या किया जाता है, इन्हीं पैनल्स में जो सन रेज होती है उनको ट्रैप किया जाता है। तो जो कि क्या होता है, एक फोटोवोल्टिक सेल होता है जो जिसको कि हम इसको फोटोवोल्टिक सेल के नाम से जानते हैं। फोटोवोल्टिक सेल के नाम से जानते हैं। और ये क्या होता है कि एक तरह से सेमी कंडक्टर की तरह होता है जो कि सन को क्या करता है, उसको डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। जो सन की एनर्जी होती है उसको डायरेक्टली क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। अगर हम इसका देखें, अगर इसकी पोटेंशियल की बात करें तो ये कह सकते हो कि इसकी पोटेंशियल 50 मेगावाट पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में स्क्वायर किलोमीटर होती है। इसका मतलब इतना ये जिसका पोटेंशियल है वो इतना है सोलर एनर्जी का। और इसके अलावा एक चीज और भी है, अगर हम इसमें देखें कि इसकी जो अगर एक एस्टिमेशन निकालें तो इंटरनेशनल इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े तो आ जाते हैं इसका यूजेस के बारे में। तो यूज है इसका जैसे वाइडली यूज इन हीटिंग वाटर, स्ट्रीट लाइटिंग के लिए यूज किया जाता है, ट्रैफिक सिग्नल्स के लिए यूज किया जाता है, स्टेरिलाइजिंग केन्स के लिए, मिल्क बॉटल, सोलर एंड कुकर एंड सोलर ड्रायर्स। ओके, जनरली अगर ये देखें तो सोलर एनर्जी का जो आज के टाइम पे मीन्स ये 1-2 सालों से ये देख सकते हो कि इसका जो यूज है, आप इसको नॉर्मली हाउसेज में भी कई लोगों के घर में देख सकते हैं आपकी इसको यूज किया जा रहा है, क्योंकि ये कंपैरेटिवली थोड़ा सस्ता पड़ रहा है। और दूसरा ये कि इससे आप इलेक्ट्रिसिटी सेविंग सबसे ज्यादा कर सकते हैं। सो अगर हम इसके देखें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसमें फर्स्ट इसका जो इम्पोर्टेंट एडवांटेज है दैट इज इनएग्जॉस्टिबल, मतलब क्या इसका कोई अंत नहीं है, ये अनलिमिटेड है। इसके अलावा नॉन पॉल्यूटिंग, इसमें किसी भी तरह का पॉल्यूशन नहीं होता है। बट डिसएडवांटेज इज दैट कि थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाते हैं कंपैरेटिवली। अगर हम जो कन्वेंशनल एनर्जी की बात करें तो उसके कंपैरिजन में ये हमारी क्या होती है, थोड़े से एक्सपेंसिव हो जाते हैं। उसके अलावा डिफ्यूज सोर्सेज तो गेट्स वेस्टेड, तो इसमें क्या होता है, डिफ्यूज सोर्स निकलता है। एक एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग देखें तो जो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ने एक 2016 में एक एस्टिमेशन निकाला था कि इसका 2,50,000 मीट्रिक टन जो है सोलर पैनल का वेस्ट हो जाता है वर्ल्ड लेवल पे। अगर हम देखें तो मीट्रिक टन की बात हो रही है, इतना हमारा इसमें वेस्ट रहता है। इस तरह से कह सकते हो कि इसमें काफी वेस्ट भी मटेरियल निकलता है। तो इसका डिसएडवांटेज सबसे ज्यादा ये चीजें हैं। ओके, सो अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो हमारे वर्ल्ड लेवल पे इसे आप देख सकते हैं कि वैसे तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड है, कि मतलब क्या है कि किसी भी एरिया में इसको आप इजीली देख सकते हैं। बट इसका जो मेन इसका ये कह सकते हो सोलर एनर्जी का इम्पैक्ट जो है, या सोलर एनर्जी सबसे अच्छे लेवल की जो प्रोड्यूस की जा सकती है वो बेसिकली आपका ट्रॉपिकल जोन है, जहां पर आपका सबसे ज्यादा सनरेज प्रोवाइड होती हैं। जो ट्रॉपिकल जोन जिसमें मतलब की बात हो रही है 0 डिग्री से 23 डिग्री नॉर्थ तक के एरिया और 23 डिग्री एंड हाफ
साउथ तक का एरिया, दैट इज नोन एज ए ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, ये हमारी लैटिट्यूड्स की बात हो रही है। तो इस ट्रॉपिकल जोन में अगर हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं तो बहुत अच्छे चांसेस है, या ये कह सकते हो हाई पोटेंशियल है इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करने का। ओके, बट इसके अलावा अगर देखें तो अगर डेवलप कंडीशन में देखें तो वर्ल्ड में जापान, जर्मनी, फ्रांस एंड साउथ अफ्रीका जो है इस सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन के मामले में आगे है। इसके अलावा इंडिया में राजस्थान और गुजरात में इसकी जो पोटेंशियल है सबसे ज्यादा है। दैट्स व्हाई जो राजस्थान गुजरात है यहाँ पर इसकी अच्छी क्या नाम है प्रोडक्शन हो रखी है। ओके, सो नाउ कम टू नेक्स्ट एनर्जी विच इज विंड एनर्जी। एक चीज और, अगर हम ये जो मैप की बात करें, जैसे लाइक जो वर्ल्ड और इंडिया के जो डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं तो इसे हम मैप पर भी शो कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई आपकी डिमांड है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। ओके, नाउ विंड एनर्जी। सो विंड एनर्जी की बात हो रही है क्या कि आपको पता है कि विंड में जब स्ट्रॉन्ग विंड चलती है तो उसमें क्या होता है कि जो स्ट्रॉन्ग विंड होती है उसमें क्या होता है, एनर्जी बहुत ज्यादा होती है जब विंड फ्लो करती हैं। तो विंड फ्लो जो करती है उसकी वजह से क्या होता है, जो आपका विंड मिल्स होते हैं वो रोटेट करते हैं। देखिए इस तरह से एक फैन टाइप का होता है, तो जब विंड ब्लो करती है तो ये रोटेट करते हैं, और इसी रोटेशन की वजह से क्या होता है ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। जो कि क्या होता है, ये जो रोटेशन होता है इसकी जो ये विंड मिल्स होते हैं कि एक जनरेटर से कनेक्ट होते हैं, और इसी जनरेटर की वजह से क्या होता है इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ये जो बेसिकली आपको उन रीजन में दिखेगा जिन रीजन में हवाएं ज्यादा चलती हैं, और ये आपका ज्यादातर आप कोस्टल एरिया में सबसे ज्यादा इनको देखेंगे। ओके, तो इसके अलावा अगर ये देखें जैसे इस तरह की जो चीजें होती है, जैसे लाइक अगर यहाँ पर एक से ज्यादा विंड मिल्स, बहुत सारे विंड मिल्स हैं, तो उन्हें हम विंड फार्म्स के नाम से भी जाना जाता है उस एरिया को। ओके, उसे विंड फार्म बुलाते हैं। और इसके अलावा इनका यूजेस देखें विंड एनर्जी का, इसका सबसे ज्यादा यूज जो है वो हमारे इंडस्ट्रीज में, और इसके अलावा एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा हो रहा है जो विंड एनर्जी हमें मिलती है। ओके, so now come to advantage and disadvantage. So advantages की अगर देखें तो that is non-polluting, okay, and second is low cost production of electricity once installed. अगर इसको पहले इंस्टॉल करने में सबसे ज्यादा थोड़ा पैसा लगता है, बट एक बार इंस्टॉल करने के बाद क्या होता है कि ये बहुत लंबे समय तक हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा सकता है, और बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता है। एंड नेक्स्ट इज सेफ एंड क्लीन, साफ सुथरा, इसमें कोई पॉल्यूशन नहीं है। ओके, बट पॉल्यूशन की अगर बात करते हैं, डिसएडवांटेज में अगर देखें तो नॉइस पॉल्यूशन ये सबसे ज्यादा करता है। ओके, इसमें इस विंड के चलने की वजह से इसके आसपास के सराउंडिंग एरिया में थोड़ा सा रहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसकी जो साउंड होती है बहुत स्पीड में होती है। इसके अलावा विंड मिल्स कॉस्टली टू सेटअप, अब जैसे पहले बताया कि इसका जो सेटअप है वो बहुत सारा क्या नाम है एक्सपेंसिव हो जाता है, जिसकी वजह से ये कह सकते हैं कि जो आपकी जो कंट्री पुअर कंट्रीज है उसे अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसी इस एनर्जी को बिल्ड करना, सेटअप करना। इसके अलावा डिस्टर्ब रेडियो एंड टेलीविजन रिसेप्शन। अब क्या होता है कि इनकी वजह से क्या होता है, जो आपके रेडियोस होते हैं और जो टेलीविजन होते हैं उनका जो ट्रांसमिशन होता है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। इसलिए हार्मफुल टू बर्ड्स, कई बार होता है क्योंकि बर्ड्स जो होती हैं वो आपको पता है कि वो इन चीजों को नहीं समझ पाती है, तो कई बार इसके चक्कर में आने की वजह से क्या होता है कि बर्ड्स जो होती हैं वो इम्पैक्ट हो जाती है, मतलब उनकी डेथ हो जाती है इनके ब्लेड्स की वजह से। ओके, सो दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ विंड एनर्जी। सो नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन। सो वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो वर्ल्ड लेवल पे वी हैव यूके, यूएसए, डेनमार्क, स्पेन, जर्मनी एंड नीदरलैंड। ये वो कंट्रीज हैं जिनमें की आपका जो विंड एनर्जी है वो सबसे अच्छे लेवल पर डेवलप है। इसके अलावा अगर देखें सबसे अच्छा एग्जांपल जो डेनमार्क है, जो डेनमार्क है कह सकते शायद फर्स्ट कंट्री है जिसने विंड एनर्जी को प्रोड्यूस किया, या फिर ये कह सकते हैं कि आज की डेट में भी डेनमार्क में बहुत अच्छा प्रोडक्शन चल रहा है, सबसे ज्यादा पोटेंशियल है, या फिर उसके साथ इसका जो प्रोडक्शन भी है वो सबसे ज्यादा डेनमार्क में चल रहा है। इंडिया में अगर देखें तो कोस्टल रीजन ऑफ तमिलनाडु एंड गुजरात में एंड उत्तराखंड इसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किया जा रहा है विंड एनर्जी का, या कह सकते हैं यूज किया जा रहा है विंड एनर्जी का। ओके, सो नेक्स्ट इज टाइडल एनर्जी।
तो टाइडल एनर्जी सिंपली कह सकते हो कि इसका जो क्या नाम है, ओरिजिन है, वो होता है आपके टाइड्स से, और बेसिकली वो टाइड्स जो कि हाई टाइड्स आते हैं। जैसे पिक्चर देख रहे हैं आप, इसमें क्या है कि कोस्टल एरियाज में और ये टाइडल एनर्जी जो होती है, ये टाइड्स होते हैं सबसे ज्यादा, ये कह सकते हो कि कोस्टल एरियाज में विजिबल होते हैं, आपके जो हाई टाइड्स होते हैं। ओके, और ये कोस्टल एरियाज में विजिबल होने के साथ साथ क्या होता है कि जो टाइड्स हैं वो फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं। आपको पता है फ्रीक्वेंटली कितना, ये कह सकते हो कि 12 घंटे में एक बार आपका एक हाई टाइड आता है। तो उसकी वजह से ये कह सकते हो कि आपका जो कोस्टल एरिया है वो टाइडल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा ये जो आप डैम देख रहे हैं, इस तरह से ये डैम्स बनाए जाते हैं, और इसमें जो ये विंड, ये जो आपकी विंड्स, ये आपकी जो लहरें होती हैं, वो जो जब वो ऊपर आती हैं, मतलब पुश करती हैं, तो क्या करती हैं, वो उसको टरबाइन को इस तरह से पुश करती हैं, और दूसरा जब ये जो आपकी जो टाइड्स हैं वो दोबारा जब वापस लौटने लगती हैं, तो ये अगेन इस टरबाइन को पुश करती है। तो इस वजह से क्या होता है, ये जो टरबाइन है वो रोटेट होता है, उस रोटेशन की वजह से अगेन जो रोटेशन है वो जनरेटर में आ जाता है, और जनरेटर के बाद क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। सो ये कह सकते हो हाई क्वालिटी टर्बाइंस इंस्टॉल किया जाता है डैम के पास टू कन्वर्ट टाइडल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो अगर एस्टिमेशन देखा जाए तो एस्टिमेटेड, अगर इंडिया का जो एस्टिमेशन है टाइडल एनर्जी प्रोडक्शन का, पोटेंशियल का, तो वी हैव 8,000 to 9,000 मेगावाट टाइडल एनर्जी पोटेंशियल। ओके, मेगावाट पोटेंशियल है। इसके अलावा गल्फ ऑफ खंभात जो है सबसे अच्छा इसके लिए प्लेस प्रोवाइड कराता है। अब गल्फ ऑफ खंभात, या फिर आप ये ले लो जो कच्छ है, गुजरात का कच्छ है, उसका मेन रीजन क्या है, वहां पर एक ऐसा एक आपने ये देखा होगा, सिंपली इस तरह से आपने एक स्ट्रक्चर देखते हैं गुजरात के पास। तो जो ये एरिया है और ये एरिया है, ये हाई टाइड के बिल्ट होने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। या ये कह सकते हो कि नेचुरली यहाँ पर ये नेचुरल एरिया प्रोवाइड कराता है टाइडल एनर्जी की, इस तरह की बिल्ड करने के लिए, टाइड्स या इस तरह के डैम को बिल्ड करने के लिए नेचुरल एरिया प्रोवाइड कराता है। दैट्स वाई जो गल्फ ऑफ खंभात है और आपका जो रन ऑफ कच्छ है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके टाइडल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। सो इसके अलावा अगर हम देखें वर्ल्ड लेवल पे, इसलिए अभी टाइडल एनर्जी की बात करते हैं, जो कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज में देखते हैं। सो फर्स्ट इज नॉन पॉल्यूटिंग, इसमें किसी भी तरह का पॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट इज इनएग्जॉस्टिबल, क्योंकि इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, कि टाइड्स जो है वो आते रहेंगे। टाइड्स आपको पता है अबाउट आपके जो सन एंड आपके अर्थ के जो ग्रेविटेशन फोर्स हैं और बिटवीन मून, उसकी वजह से टाइड्स आते हैं। तो ये दैट इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसके अलावा डिसएडवांटेज इज डिस्ट्रॉयज वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। जो यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ होती हैं, इनका क्या होता है, उनको डिस्प्लेस कर दिया जाता है उस प्लेस से, इस इतने बड़े बड़े डैम्स को बनाने के लिए। तो जो वाइल्ड लाइफ उसके आसपास एरिया में, इधर ये कह सकते हो कि जो गुजरात का एरिया था, वहां पर वाइल्ड लाइफ जो है डेवलप वाइल्ड लाइफ एरिया था, लेकिन अब इसकी वजह से क्या होता है कि चीजों उनको डिस्प्लेस करना पड़ता है। उसके अलावा डिफिकल्ट टू हार्नेस, इनको क्या बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इसका मूवमेंट जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। दैट्स व्हाई टाइडल एनर्जी इज there are some disadvantage. So अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की, तो फ्रांस इज योर फर्स्ट टाइडल पावर स्टेशन। फ्रांस में क्या हुआ, आपका फर्स्ट टाइडल पावर स्टेशन बनाया गया था। इसके अलावा रशिया में है आपका, और इंडिया में द गल्फ ऑफ कच्छ में आपका इसका आपकी जो टाइडल एनर्जी है वो प्रोड्यूस की गई है। ओके, सो कम टू फोर्थ एनर्जी, दैट इज योर न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी का सारा जो कंसेप्ट है, दैट डिपेंड्स ऑन फ्यूजन और फिजन। ओके, सो व्हाट इज फ्यूजन एंड फिजन? फिजन मीन्स कोई एटम जो कि स्प्लिट हो रहा हो। ओके, आपस में क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है, मतलब वो एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। तो फिजन मीन्स कोई भी चीज जो कि बाहर की तरफ फेंकी जा रही है या एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, दैट इज द फिजन, स्प्लिटिंग। ओके, स्प्लिटिंग ऑफ एटम। एंड फ्यूजन का मीन्स होता है कंबाइनिंग। ओके, कंबाइनिंग ऑफ एनी टू एटम्स। ओके, कोई भी दो एटम जो है वो आपस में कंबाइन हो रही है। तो न्यूक्लियर एनर्जी बेसिकली इन्हीं दोनों के प्रोसेस से बनता है। एक्चुअली रीजन क्या है कि आपके अर्थ के अंदर दो तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। फर्स्ट इज योर थोरियम एंड सेकेंड इज योर यूरेनियम।
ओके इन्हीं यूरेनियम और थोरियम में जो रेडियो एक्टिव काम करता है, तो रेडियो एक्टिव में जो काम करते हैं उन्हीं की वजह से क्या, रेडियो एक्टिव की वजह से जो फ्यूजन और फिजन होता रहता है, इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट हो पाती है। जैसे देखिए आप ये पिक्चर दिख रहा है, हीट फ्रॉम फिजन, इसमें हीट प्रोड्यूस होता है, उसके बाद हॉट वाटर के फॉर्म में बाहर आ रहा है और इस तरह से ये टर्बाइन को सर्कुलेट कर रहा है और उसके बाद जनरेटर के थ्रू आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी। ओके इसके अलावा अगर देखें थोरियम की बात करें तो थोरियम का जो अगर इंडिया में देखें तो मोनोजाइट सैंड है, मोनोजाइट सैंड इंडिया में, मोनोजाइट सैंड इन केरला, मोनोजाइट सैंड जो है वो केरला में थोरियम आपको सबसे ज्यादा वहां पर मिलेगा। इसके अलावा यूरेनियम को देखें तो यूरेनियम आपका राजस्थान में सबसे ज्यादा आपको मिलता है एंड झारखंड में। Okay, now come to advantage and disadvantage. So advantage is emits large amount of energy. अगर इसमें न्यूक्लियर फिजन की बात करें तो एनर्जी जो है उसका लार्ज अमाउंट मिलता है, मीन्स अच्छे खासे लेवल तक हमें एनर्जी इसमें मिल जाती है, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। इसके अलावा डिसएडवांटेज इज जनरेट्स रेडियो एक्टिव वेस्ट एंड एक्सपेंसिव। फर्स्ट इज इसका जो सबसे बड़ा लॉस है कि इतना बड़ा प्लांट है, इसको स्टैब्लिश करना इज नॉट इजी टास्क, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। इसके अलावा जनरेट्स रेडियो एक्टिव वेस्ट, क्या होता है कि इसकी वजह से क्या होता है, कुछ रेडियो एक्टिव ऐसी रेज निकलती है जो कि आसपास के एनवायरनमेंट के लिए थोड़ी सी क्या होती है कि हार्मफुल हो जाती है। ओके सो नेक्स्ट वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन के अगर देखें तो वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन इज इन यूएसए एंड यूरोप, जैसे मैंने पहले बताया दैट इज एक्सपेंसिव, सो यू कैन सी दैट यूएसए एंड यूरोप इज योर रिचेस्ट कंट्री। सो ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो आपका इन्हीं दो कंट्रीज में आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इंडिया में आपका तारापुर इन महाराष्ट्र जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाए गए हैं, कालपक्कम इन तमिलनाडु एंड राणा प्रताप सागर इन कोटा राजस्थान, नरोरा इन उत्तर प्रदेश एंड केगा इन कर्नाटका। सो ये एरिया है जिनमें आपका जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो प्रोड्यूस की गई है और ये आपके कह सकते हो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टैब्लिश किए गए हैं। ओके नेक्स्ट इज जियोथर्मल एनर्जी। सो जियोथर्मल एनर्जी अगर हम बात कर रहे हैं तो जियोथर्मल इज द वर्ड कमिंग फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ओके एंड जियो जिसका का मतलब हो गया आपको पता है अर्थ, जियो सिंपली मीन्स अर्थ एंड थर्मल मीन्स हीट। ओके कह सकते हो कि ये वो एनर्जी है जो कि अर्थ के अंदर मौजूदा हीट से बनाई जा रही है। ओके अब ये अर्थ के अंदर जो हीट मैंने कैसे बताया, जैसे मैंने पहले बताया था कि अर्थ जैसे जैसे हम आप डीप जाते हैं, जैसे हम डेप्थ में जाते हैं अर्थ के, वैसे क्या होता है कि जो अर्थ है वो गर्म होता जाता है। ओके तो अर्थ के अंदर में क्या होता है, हॉट वाटर होता है जो कि अर्थ किसी पाइप के थ्रू बाहर लाया जाता है। जैसे पिक्चर देख रहे हैं, ये आपका ये एरिया जिसमें कि आपका हॉट वाटर एरिया देख सकते हैं आप इस एरिया में। तो इस हॉट वाटर को क्या करा जाता है, पाइप के थ्रू बाहर लाया जाता है। तो ये बाहर आने के बाद क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी इसको जो जनरेटर में डाला जाता है और टरबाइन, अगेन जो टरबाइन है उसको क्या करता है, ये मूव करता है आगे पीछे, रोटेट करने में इसको हेल्प करता है ये जो हॉट वाटर है। और हॉट वाटर जो रोटेशन के बाद अगेन जनरेटर में ट्रांसफर किया जाता है, जनरेटर से ये इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में अगेन बाहर आता है। कई बार यही सेम जो चीजें होती हैं, मतलब ये जो सेम वाटर जो होता है ये नेचुरली बाहर आ जाता है किसी क्रैक की वजह से या किसी होल की वजह से, अगेन अपने आप ही बाहर आ जाता है और स्ट्रीम के फॉर्म में कुछ एरिया तक फैला रहता है और ये इसको हॉट वाटर गीजर भी बोलते हैं। हॉट वाटर गीजर्स ये जनरली आपको आपके हिली एरिया में देखने को मिलेंगे, आपको ज्यादातर हॉट वाटर गीजर्स आप हिली एरिया में ज्यादा देखेंगे इंडिया में। तो वाटर, इनका जो वाटर है बेसिकली यूज कर सकते हैं आप, बाथिंग में यूज किया जाता है। इसके अलावा आपका हीटिंग वाटर, अगर आपको हीट करना हो या फिर कुकिंग के लिए भी, मतलब किसी भी तरह से आप इस जो वाटर इसमें से निकल रहा है उसको यूज किया जाता है। जो आपका ये इस तरह के जो स्ट्रीम वाटर, जो हॉट वाटर है उसको यूज किया जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी भी इसी डिफरेंट फॉर्म में यूज की जाती है। अगर हम ये बात करें कि फर्स्ट जियोथर्मल एनर्जी कहाँ प्रोड्यूस की गई, दैट वॉज इटली। इन 1903 में आपकी फर्स्ट जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस की गई थी इस कंट्री में।
Now come to advantages and disadvantages. First, clean, eco-friendly and always available. ये क्या है कि आपका लगातार आपके अर्थ से जो हीट निकल रही है उसके थ्रू जो हॉट वाटर स्प्रिंग है वो लगातार आपका हमें हॉट वाटर मिलता रहता है, जिसकी वजह से कह सकते हैं दैट इज ऑलवेज अवेलेबल एंड इको-फ्रेंडली, देयर इज नो पॉल्यूशन एंड उसके अलावा लोकेटेड फार अवे फ्रॉम द सिटीज एंड सो कॉस्टली टू ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी को, क्योंकि आपको मैंने इससे पहले बताया कि हॉट वाटर गीजर जो है ज्यादातर आपको क्या हिली एरिया में देखने को मिलेंगे, तो आपको पता है हिली एरिया में आपके किसी भी तरह के जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं वो तो नहीं है आपके आसपास। जैसे कि अगर आप हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं तो उस एरिया में आपके बिग सिटीज तो नहीं है। दिल्ली अगर आपका बड़ा सिटी है या कैलकाटा हो गया, मुंबई हो गया, तो उस एरिया तक वहां तक लाने के लिए ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है उस एरिया तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने के लिए। ओके, सो इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो वर्ल्ड में इसका डिस्ट्रीब्यूशन यूएसए, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस एंड सेंट्रल अमेरिका। आप इसको आराम से इस चीज को देख सकते हैं, ये सारे जो प्लेसेस हैं वो ज्यादातर कोल्ड प्लेसेस हैं एंड एक्सपेंसिव प्लेसेस हैं। उसके अलावा इंडिया की बात करें तो मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश, पूर्वा वैली इन लद्दाख, अगेन दैट इज अ कोल्ड प्लेसेस। ओके, सो यू कैन से कि जो ज्यादातर ये देखेंगे कि जो कोल्ड प्लेसेस जो अपर साइड से कोल्ड है वो नीचे आपके हॉट वाटर गीजर को क्या नाम है नेचुरल एरिया प्रोवाइड कराते हैं हॉट वाटर को डेवलप होने के लिए। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट इज योर बायोगैस। सो बायोगैस इज जस्ट अ ऑर्गेनिक वेस्ट। ओके, ऑर्गेनिक वेस्ट से क्या किया जाता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। वो कैसे? ऑर्गेनिक वेस्ट आपके कौन कौन से हो गए, जैसे कि लाइक आपके प्लांट्स हो गए, प्लांट्स जो आपकी डिकेड प्लांट्स हैं, एनिमल डंग हो गया, मतलब जो आप क्या नाम है काउ डंग की बात करते हैं। ओके, इसके अलावा जो अलग, इसके अलावा भी जो जिसको हम गोबर बोलते हैं, इसके अलावा किचन वेस्ट भी होता है हमारा, जो किचन वेस्ट निकलता है, आपकी सब्जियां कटी फटी और भी जो चीजें होती है वो आप क्या करते हैं एक बड़े से बॉक्स में डंप करते जाते हैं इस तरह से। इसमें एक स्लरी एरिया, ये आपका टैंक हो गया जिसमें कि आप डंप करते जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसी के थ्रू ये अगेन नीचे अपने धीरे धीरे अपने आप ही सर्कुलेट होता रहता है और डिकम्पोज होता है। और इस डिकम्पोजिशन के बीच में क्या होता है, ये वेट यस डिकम्पोज होता है। और डिकम्पोजिशन के साथ साथ क्या होता है, इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं इसके अंदर भी, डिकम्पोजिशन के बाद क्या होता है, जो इसके बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, इसके अंदर जाते हुए क्या करते हैं, बायोगैस डाइजेस्टर होता है, दैट इज योर बायोगैस डाइजेस्टर। बायोगैस डाइजेस्टर के अंदर क्या होता है, ये अगेन एक गैस में ट्रांसफॉर्म होता है। बैक्टीरिया इसे क्या करते हैं, गैस में ट्रांसफॉर्म करते हैं और ये सारा प्रोसेस जो होता है वो आपके डाइजेस्टर के अंदर होता है। और बायोगैस में ट्रांसफर करने के बाद क्या, दैट क्रिएट्स गैसेस, दैट इज नोन एज योर बायोगैस। ओके, बेसिकली जो बायोगैस है वो जो है आपका मिक्सचर होता है आपका मीथेन गैस का। मिक्सचर इज मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस का मिक्सचर होता है। बट इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है, इसके अलावा एक चीज और, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर होने के साथ में क्या होता है कि नेचुरली ये क्या करता है, मैन्योर प्रोवाइड कराता है। क्योंकि जो डाइजेस्टर के बाद जो भी मटेरियल बचा है वो क्या करता है, मिट्टी में घुलकर, सॉइल में घुलकर क्या करता है, नेचुरल मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड कराता है, जो कि आपके फसलों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दैट इज योर ऑर्गेनिक, देयर इज नो केमिकल इन दिस मैन्योर और फर्टिलाइजर। सो ये आपके जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, नाउ कम टू योर एडवांटेजेस। सो अगर एडवांटेज देखें तो इट इज लो कॉस्ट। ये क्या देख सकते हैं कि आप इसको घर में भी, इसको भी आप इजिली अपने घर में भी बिल्ड कर सकते हैं, दैट इज नॉट कॉस्टली, बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता। इसके लिए इजी टू ऑपरेट, इसे ऑपरेट करना बहुत आसान है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कुछ बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है। नॉर्मली आपको एक टैंक, बड़ा सा टैंक अंदर बनवा देना है, उसका एक छोटा सा टैंक है जिसमें कि आराम से अपने आप ही नेचुरली इसमें क्या करता है, ये अपने गैस में चेंज हो जाता है बैक्टीरिया के थ्रू। आपको पता है जो अर्थ के अंदर बैक्टीरिया तो होते ही हैं। मेक यूज ऑफ बायो वेस्ट। अब क्या होता है, आपके जितने भी घर के वेस्ट होते हैं, जैसे बायो वेस्ट होते हैं, लाइक प्लांट्स हो गए, एनिमल डंक हो, किचन वेस्ट हो गए, सब्जी वगैरह हो गई जो आपकी, वो क्या करती है, इसको रीयूज करने में हेल्प करती है। बट इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्योंकि आपको मैंने बताया दैट इज द मिक्सचर ऑफ मीथेन गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अभी सिंपली इन सबसे ये दोनों गैसेस ऐसी गैसेस हैं जो कि ग्रीन हाउस को बहुत ज्यादा बढ़ावा देती हैं, या कह सकते हो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोवाइड कराती है। दैट्स व्हाई इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है।
ओके अगर हम देखें इसका डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन यूएसए यूके के अलावा पाकिस्तान एंड नेपाल में भी है। पाकिस्तान नेपाल सिंपली देख सकते हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना चीप मटेरियल होगा, क्योंकि जो पाकिस्तान एंड नेपाल है दैट इज नॉट अ वेरी रिच कंट्री। ओके इसके अलावा अगर इंडिया भी देख रहे हैं तो इंडिया में भी देख सकते हैं, आपके ऑल ओवर इंडिया है इसमें, इसको देख सकते हैं। लेकिन अगर बेसिकली जो सबसे ज्यादा जो ये डेवलप हुआ, ये सबसे ज्यादा गुजरात में, पंजाब में और हरियाणा में हुआ। ओके सो दैट इज योर बायोगैस। नाउ कम टू द कंजर्वेशन। अगर हम कंजर्वेशन की बात करते हैं तो ऑल्दो हमारे पास जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो अनलिमिटेड है। ओके देयर इज नो लिमिट। ओके अनलिमिटेड है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की, अगर क्योंकि कन्वेंशनल एनर्जी तो वी हैव लिमिटेड, तो उसका तो हमें पता ही है कि हमें बहुत ही आराम से, अब कहते तो बहुत ज्यादा कंजर्वेशन के साथ उसे यूज करना है। बट इफ यू टॉकिंग अबाउट नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, ओके नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की हम बात करते हैं तो दैट इज अनलिमिटेड। उसके साथ हमें पता है कि हम जितना चाहे उसे यूज कर सकते हैं। ओके बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम इज दैट इट इज कॉस्टली। ओके क्या हो जाता है, आपका जो आपकी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज थी, इन्हें इंस्टॉल करना बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है। तो स्टैब्लिश एनी पावर प्लांट अगर देखें तो किसी भी तरह के पावर प्लांट को स्टैब्लिश करना बहुत ही ज्यादा टफ टास्क हो जाता है। इसके अलावा जो हमारी ग्रोइंग डिमांड है, उस ग्रोइंग डिमांड को पूरा करने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हमें जो रिसोर्सेज हैं उन्हें क्या करना पड़ेगा, कंजर्व करना पड़ेगा। और वो कंजर्व कैसे होगा? बाय कंजर्विंग इलेक्ट्रिसिटी। ओके हम अगर इलेक्ट्रिसिटी को कंजर्व करते हैं, कंजर्विंग इलेक्ट्रिसिटी, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को कंजर्व करते हैं तो आपको पता है कि अब सिंपली जब जो डिमांड है वो धीरे धीरे अपने आप ही घट जाएगी, क्योंकि ओके पॉपुलेशन बढ़ रही है, हम देख रहे हैं। लेकिन अगर हम जो इलेक्ट्रिसिटी का वेस्ट कम करेंगे तो हमारा जो डिमांड है वो ऑटोमेटिकली एक इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। जितना कि हम बिल्ड कर पा रहे हैं उतना ही हम उसको क्या नाम है खर्च कर रहे हैं। सो इससे क्या होगा, थोड़ा सा एक क्या नाम है इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो पाएगा फॉर आवर बेटर फ्यूचर। So that is all about your conservation of power resources and the whole story of your minerals and power resources. If you have any doubt, you can ask in comment box. Thank you. So